आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना सीखते हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स होगा, तो अगर आपको लगे, अब देखो डेरिवेशन एनसीईआरटी बुक में गिवन है तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कूल कॉलेज के एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप एडवांस में देख सोचोगे तो ये जो डेरिवेशन जिस हिसाब से कर रहे हैं ना उसको यूज करके वो प्रॉब्लम्स बना के दे सकते हैं। तो डेरिवेशंस मैं बोलूंगा कि सीख लेते हैं, जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है डेरिवेशन। चलिए अब डेरिवेशन के लिए क्या है, तो वापस से हम स्क्रीन पर आते हैं अपने। यहाँ पे मैंने ये डेरिवेशन इससे पहले खत्म किया था। डेरिवेशन मैंने इसका जो डेफिनेशन था वो मैंने बता दिया था। डेफिनेशन क्या था कि अगर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स को आर से कनेक्ट किया तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा था, उतना ही हीट अगर एक डीसी से मिल जाए तो ये जो डीसी है जो हमने कनेक्ट किया है जिससे सेम हीट मिल रहा है जितना इस एसी से मिला था, तो ये जो डीसी होगा वो इस एसी का क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। तब इसका वैल्यू डिफाइन करके देखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि जो करंट है, हमें क्या पता है सर कि करंट जो होता है ना, करंट है फंक्शन ऑफ टाइम है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो वो होता है सर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जो करंट है सर, ये करंट क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है बार बार। तो मैं ऐसा बोलूं कि मुझे क्या करना है, ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स मैंने कनेक्ट किया था ना, ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स मैंने कनेक्ट किया था, मुझे इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स से इधर ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, और इधर ये रजिस्टर मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स मैंने कनेक्ट किया है, तो मैं ये चाहता हूं कि इस रजिस्टर ने जितना भी हीट एनर्जी डेसिपेट किया होगा वो मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, बिल्कुल सही है सर। अब सर आई तो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि हम क्या कर सकते हैं कि छोटा सा हीट डेसिपेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, डीएच। अब छोटा सा हीट डेसिपेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो छोटा सा हीट डेसिपेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, बहुत छोटा सा टाइम इमेजिन करते हैं dt, और उस छोटे से dt टाइम पर इस करंट के वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट माना जा सकता है। तो अगर छोटा सा टाइम dt के लिए इस dt को अप्रोक्सीमेट, छोटे से टाइम dt के लिए इस करंट को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, तो सर वो जो हीट का फॉर्मूला था ना, जो आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में यूज करते थे, वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ऐसा लिख देंगे क्या, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आर स्क्वायर dt, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस करंट, ये किसी भी टाइम इंटरवल पे जो करंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू क्या था, इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू है आई नॉट, ये आर स्क्वायर ये गलत है, आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। तो यहाँ पर होगा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी का स्क्वायर आर इंटू टी, इसका स्क्वायर अगर करोगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, ठीक है सर। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि कोई गिवन टाइम इंटरवल 0 से t में कितना हीट डेसिपेट हुआ था वो कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट करूंगा। अब प्रॉपर लिमिट्स क्या है, तो मान लो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि 0 से लेके पूरे टाइम पीरियड t, 0 से लेके पूरे टाइम t तक कितना हीट एनर्जी इसमें डेसिपेट हुआ है वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। या 0 से t/2 पे कैलकुलेट करो या 0 से t पे कैलकुलेट करो, दोनों ही केस में सेम वैल्यू आएगा। ये इस बार एवरेज के जैसा नहीं होगा कि सर एवरेज के केस में आप पूरे साइकिल का कैलकुलेट करोगे सर तो वो तो 0 हो जाता है, तो आधे साइकिल का कैलकुलेट करना पड़ता है। इस केस में आप पूरे साइकिल का कैलकुलेट करो या आधे साइकिल के लिए कैलकुलेट करो, वैल्यू सेम आता है, क्योंकि यहाँ पर आप करंट का स्क्वायर यूज करते हो। अब करंट नेगेटिव हो, करंट पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने के बाद सारा करंट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो गया। तो बिल्कुल वैसी ही बात है, अगर तुम पापी हो या नहीं हो, गंगा स्नान करने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा सर, तो 0 से t इंटरवल में हम क्या करते हैं, हीट कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैंने लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है सर, करते हैं। तो यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन ऑफ dh। अब इसका लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 से लेके h तक। ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में कोई हीट डेसिपेशन नहीं हो रहा था, और जो पूरे साइकिल के बाद जो हीट डेसिपेट होगा वो कोई h का होगा, तो 0 से h तक डेसिपेट कर दिया।
जो भी कांस्टेंट है ना उसको मैं इंटीग्रेशन से तो बाहर ही निकाल देता हूँ। तो आई नॉट का स्क्वायर जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो तो कांस्टेंट है सर, उसका मैंने बाहर निकाल दिया। आर भी सर कांस्टेंट था, बाहर निकाल देते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और लिमिट क्या है तो 0 से लेके t तक। यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो टाइम के लिमिट्स पुट करने पड़ेंगे। तो 0 से लेके पूरा टाइम पीरियड कैपिटल T तक हम क्या करने वाले, इसका इंटीग्रेशन करने वाले। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इतना आसान है क्या सर? नहीं, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर मैथ्स जानना पड़ेगा। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है भाई मैथ्स नहीं जानते तो क्या हुआ, याद करना तो जानते हैं, तो चुपचाप से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अब मैं थोड़ा पेज डिवाइड कर देता हूँ रफ के लिए। घर की बिजली नहीं, बाहर की बिजली कड़क रही है, खतरनाक रेट से कड़क कड़क रही है बिजली। कोई तूफान आने वाला है, जो भी आने वाला है। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और ये यही cos 2 थीटा का ना एक भाई वाला फॉर्मूला भी, एक और फॉर्मूला है, मतलब इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है, 3-4 और भी फॉर्मूला है, तो सब हम नहीं बताने वाले, जो अपने काम का है बस उसी पे बात करते हैं। तो ये cos 2 थीटा जो है वो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा है सर। इसका मतलब मैं इस 2 sin स्क्वायर थीटा वाले टर्म को अगर इस साइड ले आऊं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा लिखा जा सकता है सर। इसका मतलब इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई कैन रिप्लेस दिस वैल्यू बाई 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो मैथमेटिक्स हमने यहाँ पर सीखा है, ये जो मैथमेटिक्स, ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्री से खेला है यहाँ पर, इस ट्रिग्नोमेट्री के खेल को हम क्या करेंगे, अपने इंटीग्रेशन पर वापस लाएंगे। तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके h लिख देता हूँ। अपर लिमिट में वैल्यू होगा, लोअर लिमिट में कुछ होगा नहीं, तो मैंने इंटीग्रेट करके h लिख दिया। आई नॉट स्क्वायर इंटू आर को बाहर रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस में अब मुझे ऐसा कुछ यूज करना है। तो देखो अगर यहाँ पर थीटा है ना तो यहाँ पर 2 थीटा हो रहा है, तो यहाँ पर थीटा के प्लेस में ओमेगा टी है अगर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मुझे 0 से t तक इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है सर? तो 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 dt का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब ये 1/2 कांस्टेंट है, तो मैं इसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए ना, ये जो 1/2 था इसको बाहर निकाल दूं अगर, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, और एक बात तुमने सुना होगा कि ये जो इंटीग्रेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 से t तक dt, मैंने इस dt को इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt, ठीक है। और इसका भी लिमिट क्या है, 0 से t तक। अच्छा सर, अब ये इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व करना है। अब याद क्या रखना है सर, ये देखो 0 से t तक तुमको cos 2 ओमेगा t dt को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना। तो अगर तुमको cos का ग्राफ याद है ना, तो तुम ये इंटीग्रेशन सॉल्व किए बिना अपना आंसर बता सकते हो। cos का जो ग्राफ होता है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, कोई भी थीटा है, तो cos का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसा। एक कंप्लीट साइकिल में cos का अगर आप ग्राफ देखोगे तो जितना पॉजिटिव वैल्यू होता है ना उतना ही नेगेटिव वैल्यू होता है। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में अगर मैं cos का इंटीग्रेशन करूँ ना, तो ये वैल्यू इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर किसी को ना मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो वो क्या कर सकता है, ये पूरा पूरा इंटीग्रेट करके वैल्यू फाइंड करेगा तो उसको 0 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अगर भगवान ने दिया है तो उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। 80 GB कैपेसिटी की हमारी दिमाग है, तो थोड़ा बहुत उसमें आधा GB इस सब चीजों में यूज कर लेंगे। अच्छा, अब अगर सिर्फ ये वाला टर्म मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया ना, तो मैंने काम अपना बहुत हद तक आसान कर दिया है। अगर मैंने अपना काम बहुत हद तक आसान कर दिया तो मैं क्या लिखूंगा, h = I नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2। dt का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 से t तक टाइम पीरियड पुट करेंगे, dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t हुआ, अपर लिमिट में कैपिटल T, लोअर लिमिट में 0 है, पुट भी कर दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सॉल्व करने के बाद पूरे साइकिल में जो हीट एनर्जी डेसिपेट हुआ था रेजिस्टर के थ्रू,
उसका वैल्यू हमारे पास आ रहा है आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। अच्छा, अब मेरे को तो आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला था कि जितना हीट इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने एक कंप्लीट साइकिल में जनरेट कराया है, उतना ही हीट आपके रजिस्टर से अगर एक डीसी को कनेक्ट करने से मिल जाए, तो ये जो डीसी होगा वो आपके ऑल्टरनेटिंग सोर्स का आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब जितना हीट यहाँ पर जनरेट हुआ है, उतना ही हीट अगर मुझे इस डीसी में मिल जाए, तो उस हीट को क्या लिखेंगे? अब ये आई डीसी ये जो डीसी करंट जो है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसी को हमने नाम क्या दे दिया है? आरएमएस। तो ये जो आई आरएमएस क्या है? तो एक्चुअल में वो डीसी सोर्स है जो क्या करेगा? सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कराएगा जितना इस ऑल्टरनेटिंग ने कराया था। तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स के कारण हीट हमने देखा इतना हो रहा है। इसके कारण अगर आप गिवन टाइम पीरियड में हीट एनर्जी देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू आर इनटू टी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये जो हीट जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट करने से डेवलप हुआ था, और ये हीट जो एक डीसी सोर्स को कनेक्ट करने से डेवलप हुआ है, ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2, तो we can say from equation 1 and equation 2। देखो मैं ना थोड़ा तसल्ली से पढ़ाता हूँ, तो मैं थोड़ा डेरिवेशन वगैरह में टाइम लेता हूँ। आप चाहो तो YouTube में आपके पास बेनिफिट होता है, आप इसको थोड़ा तेज रफ्तार में देख सकते हो। तो आप इसको क्या लिखोगे? आई नॉट स्क्वायर आर 2 इंटू टी, ये इक्वल होना चाहिए आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब कैंसिल क्या होगा? आर आर टी टी, आर आर और टी टी गायब कर दिया जाए सर अगर, तो हमारे पास आई आर एम एस का जो वैल्यू आएगा सर आफ्टर सॉल्विंग दिस, वो हो जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो आज के बाद से क्या याद रख लेंगे कि कभी भी अगर कोई साइनसॉइडल फंक्शन करंट का गिवन है, ठीक है, साइनसॉइडल फंक्शन अगर करंट का गिवन है, तभी आई आर एम एस का वैल्यू आप लिखोगे आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। अब तुम्हें याद होगा कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स में सर जो वोल्टेज होता है वो भी तो साइनसॉइडल होता है। तो क्या मैं वी आर एम एस के वैल्यू को डायरेक्टली वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 लिख सकता हूँ क्या? मैंने डायरेक्टली ऐसा कैसे लिख लिया ना, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर प्योर रेजिस्टर सर्किट है तो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस तो होता नहीं है। मतलब जो फेज का हमारा करंट है उसी फेज का हमारा वोल्टेज भी होता है। तो उसी तरह से जैसे आई आर एम एस आई नॉट बाई √2 आया था, तो वी आर एम एस भी क्या हो जाएगा सर? वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया सर स्कूल लेवल के बारे में बात। अब अगर कोई स्कूल लेवल तक ही जानना चाहता है, मेडिकल तक जानना चाहता है, तो यहाँ तक देखेगा। अब मान लो अगर सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आरएमएस वैल्यू अलग से कोई फंक्शन दे दिया, तो देने दो ना। अगर अलग से कोई फंक्शन आपको दे दिया जाता है, मान लो अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम के लिए बोलूं, तो वो क्या करेंगे ना, वो आपको करंट दे देंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अब कुछ भी इक्वेशन हो सकता है करंट का। मान लो करंट का इक्वेशन है 2t-3, और उन्होंने आपसे बोला कि फाइंड द आरएमएस वैल्यू फॉर दिस करंट। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्या करना है सर? रोना है, सोना है, क्या करना है सर? छोड़ देना है, घर आके पछतावा करना है कि पढ़ लिया होता तो काम बन गया होता? कुछ नहीं करना है। जो बेसिक तुमने डेरिवेशन अभी देखा था उसी कंसेप्ट को यूज कर दो। आप क्या करो, पहले इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स, अब ये क्या हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग है नहीं, टाइम वेरिएबल तो है, तो ये जो टाइम वेरिएबल करंट है, इसके लिए पहले हीट कैलकुलेट करो। तो कैसे हीट कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे कर दोगे 2t-3 होल स्क्वायर 2t-3 आई स्क्वायर आर dt। एक छोटे से टाइम dt में एक छोटा सा करंट dh फाइंड आउट कर लेना। अब प्रॉपर लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि कोई तो सर 0 से t टाइम तक हमने क्या कर दिया, टोटल हीट करंट फाइंड आउट कर लिया। तो 0 से t टाइम पर आप इसको थोड़ा इंटीग्रेट कर लेना। 2t-3 होल स्क्वायर, r कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, dt ऐसे इंटीग्रेट कर लोगे। अब जो भी वैल्यू आया इसको इंटीग्रेट करने के बाद आप इस h को क्या करोगे, इस h को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, आप लिख देना इसको आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब ये जितना टाइम लिमिट के लिए आपने इसमें करंट फ्लो करने दिया है, उतने ही टाइम लिमिट में आपको इसमें भी करंट फ्लो करने देना है।
आप क्या करोगे जब आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, इफ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए था और ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया डीसी के लिए, तो इन दोनों को इक्वेट कर देना, तो दिस वैल्यू ऑफ डीसी will be known as the RMS value for this AC। अब अगर ये AC है या नहीं मेरे को पता नहीं, मैंने बस ऐसे एक टाइम वेरिंग फंक्शन दे दिया है, तो कभी भी अगर टाइम वेरिंग फंक्शन मिल जाए तो आप इस तरह से इंटीग्रेशन करके क्या कर सकते हो, RMS वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक बात तो गारंटीड रखना कि अगर आप स्कूल कॉलेज के एग्जाम के लिए या मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो ना, तो यहाँ से ज्यादा नहीं आएगा। उसके आगे अगर सोचते हो मेंस के एग्जाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर एडवांस के लिए सोचते हो, तो आरएमएस वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ।